कड़क मिजाज सीता दीदी भी विरोधी समय से संघर्ष कर रही थी। अब सुनिए ताई जी के घर का भाग 5। घर में सिर्फ 3 लोग थे अब। एक ताई जी, दूसरे टीटू भैया और तीसरी साधना दीदी। ताई जी ज्यादा सावली और मुरझाई सी दिखने लगी थी। साधना दीदी जितना बोलती थी अब उतना भी नहीं बोलती, लेकिन घर का सारा काम पूरी तन्मयता से करती हैं। टीटू भैया की भी खूब सेवा करती हैं। ताई जी का ध्यान रखती हैं, लेकिन उन्हें जब भी समय मिल जाता है छत पर कई बार जाती हैं दिन में। जब भी वो आती, पड़ोस के जिग्नेश भैया भी ऊपर होते। आखिर माजरा क्या है? 14 साल की हो चली थी अब। बहुत कुछ समझ में आने लगा था मुझे। साधना दीदी के चेहरे पर अलग ही रौनक होती थी जब वो छत से नीचे जाती थी। हमारे चारों ओर ज्यादातर लोगों का जीवन घोर निराशा से भरा है। जब कोई एक तिनके की बराबर भी आशा लेकर आ जाए तो दुख का समंदर थोड़ी देर के लिए ही सही पार हो जाता है। साधना दीदी ज्यादा पढ़ नहीं पाई थी, शायद बड़ी बहनों की जल्दी शादियां हो जाने के कारण। घर का सारा बोझ उन पर जो आ गया था, इसीलिए घर में सबकी शादी हो जाने के बाद छोटे मन से तैयार हो जाते हैं शादी करने के लिए। साधना दी के साथ भी कुछ यूं ही लगा मुझे। दूर रहकर जब उस घर की बोरियत मुझे परेशान कर देती थी, तो वो भी तो सारे दिन उगता जाती होंगी, वही चेहरे देख देख कर, वही रोज के घरेलू धंधे, बार बार छत पर जा जाकर उसी मनहूसियत को दूर करती होंगी। जिग्नेश भैया की प्रेम से भरी नजर पड़ते ही पूरी तरोताजा हो जाती होंगी। अवश्य ही नए जीवन के सपने बुनने लगती होंगी। हम सब अपने भविष्य से अनजान होते हैं। ये कितना बड़ा आशीर्वाद है ईश्वर का। बिना आने वाले समय को जाने हम अपने मुताबिक सपने बुन सकते हैं, उन्हें जी सकते हैं, बिल्कुल कमला दास के अप्रैल महीने के सूरज की तरह। जिस तरह अंग्रेजी की वो लेखिका अप्रैल महीने के सूरज की धूप को सब कुछ भूलकर जूस की तरह पीती है, ठीक उसी तरह साधना दीदी अपने सपनों को कभी ओढ़ रही थी और कभी बिछा रही थी। मैं भी युवावस्था की दहलीज पर थी, उनकी भावनाओं को खूब समझ रही थी। ताई जी अब स्कूल के साथ ट्यूशन भी पढ़ाने लगी थी। मन लगा रहे शायद इसलिए, लेकिन साधना दीदी की शादी करने की अब उन्हें कोई जल्दी नहीं थी। ये साधना दीदी के साथ बहुत जाती लगती थी मुझे। मेरा अक्सर मन करता कि साधना दीदी मुझे अपने और जिग्नेश भैया के बीच का कबूतर बना लें, लेकिन वो बहुत हिचकती थी। और इधर मैं भी तो सब जानबूझकर अनजान बनी रहती। मुझे उलझन हो रही थी कि मामला आगे कैसे बढ़ेगा। एक दिन पता चला जिग्नेश भैया का नौकरी के लिए सिलेक्शन हो गया। अब वो चंडीगढ़ जाके रहेंगे। जब से ये सुना है मैं सबसे बिना बात के लड़ रही हूँ, बात बात पर सबसे उलझ रही हूँ। मैं किस लिए ऐसा व्यवहार कर रही हूँ भाई? मेरे मन में हिलोरे उठ रहे थे। लगता है साधना दीदी के हिस्से का दुख खुद महसूस कर रही थी मैं कई बहाने लगाकर कई बार छत पर गई, लेकिन न चांद आया न चकोर। मुझे उस असफल प्रेम के साक्षी होने की सजा मिल रही थी शायद। किसको कहूं, किसको बताऊं, कितनी छोटी हूं। ऐसी बात करूंगी तो खुद अपना जीवन बर्बाद कर लूंगी। सब मेरे ही चरित्र पर शक करने लगेंगे।
मेरा चुप रहना ही ठीक था उस समय। जिग्नेश भैया को गए 5 महीने हो गए थे। अब साधना दीदी बस किसी जरूरी काम के लिए ही छत पर आती थी। उनके चेहरे पर शून्यता के भाव होते थे। घर में चहल पहल बस तब होती थी जब कोई दीदी मायके में रहने के लिए आती थी। बहनों के बच्चों के साथ खेलकर कुछ जान पड़ जाती थी उनमें, लेकिन अपने खुद के असफल प्रेम की टीस अब भी माथे की रेखाओं में छलक आती थी। एक दिन तो मैं मम्मी पर खींच पड़ी कि ताई जी को सादा दीदी की शादी की कोई चिंता नहीं है। मम्मी मेरी खींच पर हैरान थी। वो समझ नहीं पाई कि उनकी शादी में मेरी इतनी रुचि क्यों है। कुछ दिनों में समझ गई शायद, और खुद गई ताई जी से बात करने। मम्मी ने आकर जो बात मुझे बताई तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मम्मी ने बताया, तेरी ताई जी न करनो चाह रही वाको ब्याह, टिट्टू की और उनकी सेवा कौन करेगा फिर। मम्मी को भी ताई जी का यह सोचना पसंद नहीं आया था। वो बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। कोई बात है, अपनी सेवा टहल के लिए बालक की जिंदगी बिगाड़ दो। साधना दीदी को लो बीपी की शिकायत रहने लगी थी। काम करते करते गिर जाती थी कई बार। ताई जी दवा मंगा देती थी बस। किसी भी बहन को उनकी चिंता नहीं थी। सारी सोचती होंगी, इसका घर बस गया तो हमें आना पड़ेगा बारी बारी से माँ और भाई की सेवा करने। सीता दीदी को कोई बोलने नहीं देता था, वो गरीब जो थी। मैंने दिल्ली से नर्सिंग का कोर्स शुरू कर दिया। ताई जी के घर की खबरें मम्मी से पता चलती रहती थी। कल रात को ही तो फोन पर बताया मम्मी ने कि साधना इस बार ऐसी गिरी कि कभी उठ नहीं पाई। मैं पूरी रात नहीं सो पाई ये खबर सुनकर। न किसी से बात करने का मन किया, न ट्रेनिंग में जी लगा। गीता में कहा गया है कि मोह दुख का कारण है। ये कैसा मोह था मुझे उस परिवार से, या मैंने स्वयं को जोड़ लिया था उस घर के दर्द से, उसकी पीड़ा से। मैं क्यों उस घर से इतना जुड़ी हुई थी। इस बार तो मम्मी ने भी महसूस किया मेरे दर्द को। वो समझ गई कि मैंने अपने आप को कहीं बहुत गहरा जोड़ रखा है उस परिवार से। अब हम दोनों की जब भी बातें होती तो वो मुझे खुद ताई जी के घर के किस्से बताने लगती। मम्मी ने बताया कि बहनों में खींचातानी शुरू होने लगी है कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा। मैं हैरानी की चरम सीमा पर थी। आज मेरा खुद से बातें करने का बड़ा मन कर रहा था। क्या जो बचपन में आदर्श होता है बड़े होने पर नहीं रहता? क्या पढ़ने लिखने का नैतिकता से कोई संबंध नहीं है? क्या व्यवहार कुशलता, शालीनता का, प्रेम, निस्वार्थ, निष्ठा, दया, करुणा से कोई वास्ता नहीं? इसी ऊहापोह में पड़ी मैं इस संसार के वास्तविक स्वरूप को देख रही थी। आज पता नहीं क्यों घिन आ रही थी पढ़ा लिखा कहलाने में। सच ही तो कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, हम बालक को प्रकृति की गोद में न पलने देकर उसे पढ़ा लिखा कर उससे उसकी शुद्धता छीन लेते हैं, उसे अशुद्ध कर देते हैं। इसी तरह समाप्त होता है ताई जी के घर का भाग 5। धन्यवाद।